प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। मंच पे बैठे हुए हमारे अतिथिगण और सभागार में उपस्थित सम्मानित नागरिक बंधु, आज का जो मुद्दा है जातीय जनगणना, मैंने हालांकि पीपीटी तैयार करके लाया हूं। अगर वो शारिद साहब अगर वो अवेलेबल हो जाए तो पीपीटी जो है, जब तक वो होता है मैं अपनी बात कहता हूं। जब जातीय जनगणना की बात की जाती है तो आम तौर से उसका मतलब ओबीसी की जनगणना से होती है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जनगणना हमेशा होती है और उसका वो जो है वो पब्लिश भी होता है, गवर्नमेंट उस डेटा को पब्लिक के सामने रखती भी है। तो आमतौर से जो जातीय जनगणना की डिमांड रही है बहुत दिनों से देश के अंदर, वो ओबीसी केंद्रित रहा है। और इस देश की एक विडंबना है, यहाँ जो सामाजिक न्याय है वो सांप्रदायिक चरित्र का सामाजिक न्याय है। और सामाजिक न्याय की जब भी बात की जाती है तो वो हिंदू समाज के सामाजिक न्याय की बात होती है, क्योंकि मुसलमान अपने को इतना साफ समझता है कि वो हमारे यहाँ इसकी बुराई नहीं है। वो रेत में जो वो होता है ना शुतुरमुर्ग, क्या वो अपने गर्दन को डाल देता, समझता है कि जो है, या और भी कह सकते हैं कि आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री के नाम का यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय को सेकुलराइज करने का प्रयास किया, और लगातार जब भी उनको मौका मिलता है वो पसमानदा एक जो आंदोलन का शब्द है उस शब्दावली से उस विमर्श को वो एड्रेस करते हैं। ये इस देश में बसने वाले 13 से 15 करोड़ की जो पसमानदा आबादी है, ये उनके लिए, इस देश के सामाजिक न्याय के लिए और इस देश के लिए बहुत ही सम्मान की और गर्व की बात है कि हमारा प्रधानमंत्री बिल्कुल ग्रास रूट पे जाके उस मुद्दे को एड्रेस कर रहा है। मैं क्यों कहता हूँ कि हमारे देश में सामाजिक न्याय सांप्रदायिक चरित्र का, उससे फिर एक बड़ी समस्या उत्पन्न होती है जो हमारे पास सांप्रदायिकता की समस्या है। आप जानते हैं कि सांप्रदायिकता और सामाजिक न्याय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर सामाजिक न्याय होगी तो सांप्रदायिकता खत्म होगी, लेकिन जब हम एक तरफा सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो वो इम्बैलेंस बनता है और मुस्लिम समाज सांप्रदायिक का सांप्रदायिक बना रहता है। और ये एकदम बट नेचुरल जिसको कहते हैं कि जो समाज संख्या में कम होता है उसमें सांप्रदायिकता होना आम बात है। अगर आप देखेंगे एक गांव है बड़ा सा, उसमें एक समाज के लोग रहते हैं और किसी अन्य समाज का आदमी गांव के एक कोने पे वो है, एक घर उसका है, 2 ही घर हैं, उनके भी ज़्यादा आना जाना और वो होता है कि भाई हम लोग संख्या में कम है, होता है। लेकिन मुसलमानों के अंदर जो सांप्रदायिकता है, और एक और भी बात कही जाती है कि जो अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता नुकसानदेह नहीं होती है, वो नेचुरल होता है, कम होते हैं तो उनके अंदर सांप्रदायिकता नहीं होती है। लेकिन भारत देश ने अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का बहुत ही विभत्स रूप से हमने देखा है देश के बंटवारे के रूप में, और इसमें मैं किसी एक समाज समुदाय नहीं, बहुत लोगों की जाने गई और एक ऐसा जो दाग हमारे भारतवर्ष की छाती पे है कि जिसको जो हमेशा हमें एक ऐसे जख्म की तरह है जो हमेशा हमको सालता रहता है। और यहाँ पे बहुत ही वरिष्ठ, और मैं उनको अपना गार्जियन समझता हूँ, महेश चंद्र शर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं। वो हर साल अखंड भारत नाम से 15 अगस्त को इसी के लिए एक प्रोग्राम कराते हैं, और वो कहते हैं कि हम अखंड भारत बनाने के लिए प्रोग्राम नहीं, हम अखंड भारत बताने के लिए प्रोग्राम करते हैं। हम अखंड भारत है ही हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ की तहजीब यहाँ की तहजीब अलग है। पूरा भारत देश हमारा कांधार से लेकर म्यांमार तक एक है, वो एक अलग, मैं विषयांतर नहीं करना चाहता। तो ये पहली बार देश में बात चली है कि नहीं, मुस्लिम समाज की सामाजिक न्याय की भी बात की जाए। और देखिए, जो पहली कमेटी बनी थी काका कालेकर, जो उसने भी मुस्लिम समाज में जातियों का वर्णन किया। मैं एक बात नोट किया था, मैं सबसे पहले वही कहना चाहता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आज कारगिल विजय दिवस है, और अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले शमीम अंसारी साहब ने हमारे वीरों को श्रद्धांजलि दी। और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को, उस दिन ये लड़ाई खत्म हुई थी और हम विजयी हुए थे
60 दिन ये लड़ाई चली थी। तो यहाँ मैं अपनी ओर से, अपने समाज की ओर से देश उस लड़ाई में जो शहीद हुए हमारे सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये एक यहाँ छोटी सी बात मैं अपने विमर्श की रखना चाहूँगा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है वहाँ अशराफ पसमानदा का रेशियो देखेंगे तो पसमानदा 4 है और अशराफ 1 है, यानी 4:1 का रेशियो है। तो जहाँ देश के लिए कुर्बानी देना है, जान देना है, वीर अब्दुल हमीद पसमानदा समाज से आते हैं और सभागार में लोग हैं। मेरी एक हमेशा डिमांड रही, मैं जब भी वीर अब्दुल हमीद की जयंती या उनका जो है शहादत दिवस आता है, मैं मांग करता हूं कि मैं उसी ज़िले से आता हूं गाज़ीपुर से, कि उसका नाम बदल के वीर अब्दुल हमीद के नाम पे रखा जाए। एक हमारी, मैंने सोचा मैं उसको पुनरावृत्ति कर दूं। तो जहां देश के लिए जान देना है वहाँ पसमानदा 4 है और अशराफ 1। और आप कैबिनेट मिनिस्टर देख लीजिए, या अब तक आज़ादी के बाद से कितने मिनिस्टर, एमएलए, एमपी बने। जहाँ मलाई खाना है वहाँ भाईजान लोग आगे आगे रहते हैं, हम लोग पीछे रहते हैं झंडा उंडा उठा के, क्योंकि इस्लाम बचाने का और ठेका सब हमारे जिम्मे होता है और इस्लाम के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे मलाई खाने का ठेका उनके पास होता है। मैं ये कह रहा था कि जो काका कालेकर समिति आई थी, पीपीटी रेडी है। अच्छा हाँ जी, पीपीटी रेडी। तो यहीं से बात शुरू करते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये प्रस्तावना है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में चर्चा के केंद्र में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि नहीं जाति जनगणना होनी चाहिए। इससे पहले हमारे बिहार के साथी कह रहे थे। तो आजकल ये बहुत ही सबसे चर्चित मुद्दा है। और शमीम अंसारी साहब ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज का मुद्दा नहीं है, आज के 15 साल पहले, 10 साल पहले, बहुत पहले से पसमानदा आंदोलन के लोग भी जाति जनगणना को लेकर मुखर रहे हैं और विभिन्न राजनीतिक लोगों से, सरकार के लोगों से मिलते रहे हैं। मोदी सरकार द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा की गई, सामाजिक न्याय और समावेशन की दृष्टि से इसकी बहुत ही प्रासंगिकता है। नेक्स्ट प्लीज़। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। आप देखेंगे 1931 में जो आखिरी औपचारिक जाति जनगणना है 1931 का है, और जो मंडल कमीशन बना तो उस वक्त भी एक समस्या थी कि भाई आज काउंटिंग नहीं है तो कैसे पता चलेगा कौन जाति है, कितने % उनको आरक्षण देना है। तो उसका आधार 1931 की जनगणना को ही बनाया गया था। और 2011 में यूपीए की जो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार थी, उन्होंने गणना तो कराई लेकिन उस आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच हेतु आयोग गठन करने का प्रावधान है। उसी प्रावधान के तहत जो है काका कालेकर समिति फिर आपका जो है मंडल आयोग बना। तो उसमें मैंने अभी बात शुरू में कहा कि जब भी जनगणना की बात होती है, ओबीसी की जनगणना की बात होती है। शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक, अच्छा ये गणना करने की आवश्यकता क्यों है? तो शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर दिया जाए। देखिए ये एक इक्वलिटी की बात, जो समानता की बात होती है, ऐसा नहीं है। उसको ऐसे समझिए कि सारे देश के जो एस्पिरेंट है सबको डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है, सबको डॉक्टर बना दिया। ये समानता की बात नहीं। समानता की बात ये है कि डॉक्टर बनने का अवसर सबको समान रूप से मिले, ये समानता का है। तो उसी के लिए वो अवसर, कल्याणकारी योजनाओं का समुचित वितरण किया जाए कि कौन किसकी संख्या है, कौन कितना पिछड़ा है, सामाजिक और आर्थिक दोनों हिसाब से देखा जाए। उसके लिए नीति निर्माण हेतु प्रामाणिक डेटा का महत्व, कि जब एक हमारे पास एग्जैक्ट डेटा होगा तो हम कोई भी नीति बनाएंगे तो उसको सामने रखते हुए नीति बनाने में आसानी होगी। नेक्स्ट प्लीज़। गैर हिंदू समुदायों की उपेक्षा। मैं अपनी बात में कहा कि हमारे देश में सामाजिक न्याय का जो चरित्र है वो सांप्रदायिक है और पहली बार प्रधानमंत्री इसको सेकुलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो काका कालेकर आयोग देख रहे, उसने भी मुस्लिम पिछड़ी जातियों की गिनती की बात की थी। मंडल आयोग ने गैर हिंदू जातियों की जैसी संरचना को स्वीकार किया था। मंडल आयोग ने जो है उसको जो है बहुत क्लियर करके उसमें उन्होंने किया था। और ये उसमें जो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के केस में भी गैर हिंदुओं को पिछड़े वर्गों के सवाल पर न्यायालय ने कहा कि उनकी पहचान उनके पारंपरिक व्यवसाय के आधार पर की जानी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कन्वर्टेड मुस्लिम है देश के अंदर, उसमें जो बड़ा समूह है ओबीसी जातियों का है, कामगार जातियों का है, बुनकर हैं, धुनकर हैं, बढ़ई हैं, लोहार हैं, इस तरह की जातियां हैं। नेक्स्ट प्लीज़। न्यायिक समर्थन। इंदिरा साहनी केस का हम जिक्र कर रहे थे कि आर्थिक आधार पर उसको खारिज किया, जाति को सामाजिक वर्ग के रूप में मान्यता दिया उन्होंने। मुस्लिम आदि समुदायों को पारंपरिक पेशे के आधार पर पिछड़े वर्गों की पहचान की अनुमति दिया, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। और ये 9 जजों की बेंच का डिसीजन था। जी आगे प्लीज़।
मंडल आयोग द्वारा मुस्लिम ओबीसी की स्वीकृति दी गई, अशराफ मुसलमानों द्वारा सामूहिक आरक्षण की मांग और उसका विरोधाभास। यहाँ मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा। जैसे ही मंडल कमीशन ने, उससे पहले सिर्फ एसटी मुसलमानों को आरक्षण मिलता था, जो एसटी वर्ग में मुसलमान आते थे उन्हीं को सिर्फ आरक्षण का लाभ मिलता था। आप जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट में मुस्लिम समाज और ईसाई समाज के लोग नहीं आते हैं, ये एक अलग से बात, मैं इस पर कभी अवसर मिला तो मैं उस पर बात रखूँगा। एसटी की मिलता था, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन जब आया तो उसमें मुस्लिम जाति, देखिए मैं ये कहता हूँ कि मंडल कमीशन में, मैं बात बिल्कुल स्पष्ट करता हूँ, एक भी मुस्लिम मेंबर नहीं था। अगर उसमें मुस्लिम मेंबर होता तो सब भाईजान लोग होते, यानी जो शासक वर्गीय मुसलमान है वही होता। और आप यकीन जानिए जितनी ईमानदारी के साथ उन हिंदू मेंबरों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं, मुस्लिमों में इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, और उनको बाकायदा टेक्स्टेड किया, डॉक्यूमेंटेड किया, उसको लिखा, एक एक नाम लिखा हुआ। आप जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट देखेंगे, जातियों का नाम लिखा गया है, वहाँ उसको मिल गया। अब मिलने से भाईजान लोगों को परेशानी हुई, तो इन लोगों ने क्या किया, आप देखेंगे जब मंडल कमीशन लगाया गया उसी वक्त एक मुस्लिम आरक्षण का राग शुरू किया गया कि मुसलमानों को भी आरक्षण चाहिए। जब ओबीसी और एसटी में 90% मुसलमान जो आरक्षण की परिधि में आ रहे हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जब वो आ रहे हैं, तो फिर किन मुसलमानों के आरक्षण की बात हो रही है। आप देखेंगे पूरा उर्दू मीडिया, आप उस दशक का उठा के देखिए, पूरा मुस्लिम रिजर्वेशन जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ, जबकि 90% मुसलमान आ रहे हैं। जो भाईजान एमएलए, एमपी और मिनिस्टर बन रहे हैं, उनको आरक्षण की जरूरत ऐसे भी नहीं है, और धर्म के आधार पे आरक्षण ऐसे भी आपको नहीं मिल सकता था। तो ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह नाचने वाली बात, ये सिर्फ इसलिए कहा गया ताकि जो है ये मुस्लिम समाज में जो वो जातियाँ, मैं बात कर रहा था कि मुस्लिम आरक्षण का एक खेल खेला गया। होना ये चाहिए था कि उर्दू मीडिया को ये बताना चाहिए था कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका, यानी लगभग 90% आबादी शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी और ओबीसी कैटेगरी में आती है। उनको एक जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाना चाहिए ताकि आप सरकार की स्कीम से इसका फ़ायदा उठा सके, बजाय ये करने के उन्होंने ये कहा कि सारे मुसलमानों को आरक्षण चाहिए। और सबसे एक मुझे हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, और जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में भाईजान लोगों को भी जगह मिल गई, तो आजकल आप देख रहे होंगे अब कोई मुस्लिम आरक्षण नहीं मांग रहा है। और मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह देता हूँ कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण का जितना फ़ायदा मुस्लिम अपर क्लास यानी अशराफ ने उठाया है, हिंदू समाज के सवर्ण उस तरह से नहीं उठा पाए। वो सऊदी अरब में 20 लाख रुपए कमाते हैं, यहाँ 8 लाख का सर्टिफिकेट बना लेते हैं। ये भी एक स्टडी का विषय है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, मैं सोचा यहाँ कह दूँ। उसके बाद जो है मंडल आयोग ने द्वारा मुस्लिम ओबीसी की स्वीकृति, उर्दू मीडिया द्वारा। नेक्स्ट प्लीज। देखिए रंगनाथ मिश्रा आयोग और सच्चर कमेटी की सिफारिशों को आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से, मैंने बताया कि आरक्षण की जब भी बात हो, ये जनगणना की जब भी बात होती है, ओबीसी जनगणना की बात होती है, तो स्पष्ट रूप से आप दोनों रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें मुस्लिम समाज का जो दलित समाज है, जो नट है, धोबी है, मिरासी है, गोरकन है। गोरकन देखिए फारसी का नाम है, कब्र खोदने वाला, गोर कहते हैं कब्र को। ये कहते हैं कि जातिवाद और ये हमने ब्राह्मणों से सीख लिया, हिंदुओं से सीख लिया। मिरासी भी फारसी का लफ्ज़ है, जो गाने बजाने वाले होते हैं। तो ये नाम अशराफ, अजलाफ, ये सब अरबी भाषा के इस्लामिक फ़िक़्ह के शब्दावली है। इस्लामिक फ़िक़्ह हमने नहीं लिखा है, ये सब वहीं उधर अरब ईरान में लिखा गया है। तो मुस्लिम समाज में जो दलित समाज है, मुस्लिम समाज में जो शेड्यूल ट्राइब है, तो जनरली हिंदू समाज के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की गिनती होती है, लेकिन मुस्लिम समाज के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की गिनती नहीं होती है। तो ये हमारी पसमानदा आंदोलन की हमेशा मांग रही है कि सिर्फ ओबीसी जनगणना की बात ना हो, हिंदू मुस्लिम समाज के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनकी भी गणना हो। एक संवैधानिक क्या चीज़ आती है कि शेड्यूल कास्ट की मान्यता मुस्लिम समाज में जो दलित हैं या जो ईसाई समाज के दलित हैं उनको नहीं मिलती है। आदरणीय महेश शर्मा जी बैठे हुए हैं और उनका ये इस बार का जो विशेषांक है, पसमानदा विशेषांक, उसमें हमारे कई राइटर्स ने इस बात को भी केंद्रित करके अपनी बात लिखी, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो एक डिमांड रही है कि न सिर्फ ओबीसी जो मुस्लिम आते हैं, जो कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की गिनती की जाए। आप जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट 1936 की जो कास्ट की लिस्ट देखेंगे, शेड्यूल कास्ट की लिस्ट, उसमें मुस्लिम समाज की तमाम जातियाँ हैं, और 3 बड़े राज्यों यानी पंजाब, उत्तर प्रदेश और एक राज्य के, मैं शायद बिहार के, वहाँ के जो बुनकर समाज है जिसको जुलाहा कहते हैं, वो भी शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में है। तो जी, तो झारखंड तो अब हुआ है ना, बिहार, तो उसमें तो वो लिस्ट में। बहरहाल तो मैं ये जब तक उसको संवैधानिक दर्जा न मिल पाए, अभी भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने ये
एक आयोग भी गठित किया गया है इस चीज़ को लेने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा बालाजी कृष्ण के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी लंबित है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, उनको ओबीसी में मिलता है। जो हमारा धोबी है, नट है, उसको ओबीसी में मिलता है। एक विसंगति रही कि बहुत सी ऐसी मुस्लिम जातियां हैं जो सेंटर के ओबीसी लिस्ट में हैं, राज्यों के ओबीसी की लिस्ट में नहीं है। बहुत सी ऐसी मुस्लिम ओबीसी जातियां जो राज्यों की लिस्ट में, सेंटर की लिस्ट में नहीं। ओबीसी में अनियमितता, ये सारी अनियमितताएं जाति जनगणना के बाद दुरुस्त हो सकती हैं। तो इसमें ओबीसी जो मुसलमान हैं उनके साथ साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब मुसलमानों की गिनती होनी चाहिए, हमारी डिमांड है। इनकी गणना सामाजिक न्याय की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट प्लीज़। वर्तमान स्थितियाँ और चुनौतियाँ। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण के बाद मुस्लिम आरक्षण की मांग में कमी, इस पर मैं कह चुका हूँ। केंद्रीय ओबीसी सूची में वर्गीकरण का भी अभाव है। देखिए बिहार में या जिन राज्यों में ओबीसी का वर्गीकरण है वहाँ पूरी तरह से मतलब और भी जो ओबीसी में तमाम तरह की जातियाँ हैं, पसमानदा आयोग की भी लोग बात करें, पसमानदा में भी डिफरेंट जातियाँ हैं, तो उसके वर्गीकरण होने से बहुत उसमें मेरा अपना एक मत है, मैं आंदोलन की नहीं, में अपना मत है कि जो शेड्यूल कास्ट के में भी वर्गीकरण की बात वो समाज के लोग कर रहे हैं जो शेड्यूल कास्ट का पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। न्यायमूर्ति ईश्वरैया ने इस वर्गीकरण की मांग किया था। नेक्स्ट प्लीज़। जातिगत जनगणना अब समय की मांग है। सभी धर्मों के ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों की गिनती में, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर, जो हमारे सिख समाज के लोग हैं या और भी जो अन्य धर्मों के लोग हैं, कहीं भी कोई वंचित समाज है। देखिए हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो किसी की धार्मिक पहचान से मतलब उसका नहीं है, उसके सामाजिक आर्थिक पहचान को सामने रख के, भाई मुसलमान गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, मुसलमान पिछड़ा भी हो सकता है, अगड़ा भी हो सकता है, इसी तरह तमाम धर्मों की बात है। तो सभी धर्मों को सेकुलराइज सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें, ये देश हित में होगा। यह कदम समावेशी सामाजिक न्याय की दिशा में निर्णायक होगा। जी, जातिगत जनगणना कोई केवल एक आंकड़ों का कार्य नहीं है, बल्कि यह हाशिए पर खड़े समाज के स्वाभिमान और अधिकार की पुनर्प्राप्ति का माध्यम है। जाहिर सी बात है, जो समाज पीछे है उसको आगे लाने की बात, बिल्कुल बात स्पष्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने मुझे मौका दिया। मैं 30 सेकंड और लेना चाह रहा था। अभी यहाँ कोई, मैं चूँकि उर्दू अदब की जहाँ बात होती है, हम उर्दू अदब के विरोधी नहीं हैं, उर्दू अदब हमारा विरोधी है। उन्होंने हमारी जातियों का नाम लेके नुक्ता पर आज़ादी से इजलाफ़ों का क्या, शेर से बजाजो नद्दाफ़ों का क्या, हमारी जातियाँ लेके इकबाल भी कहते हैं कि यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हम। तो उन्होंने अपर क्लास की जातियों का जिक्र किया, क्योंकि सर सैयद कहते हैं कि मुसलमान वही जिसके खून से इब्राहिम के खून की बू आए। अब हमारे खून से तो गया प्रसाद शर्मा प्रसाद की बू आएगी, हम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है नहीं। तो मैं बस ख़त्म करता हूँ। तो उन्होंने ये शेर ऐसे भी हो सकता है, यूँ सैयद भी, मिर्जा भी हो, जोला भी हो, कुजड़ा भी हो, तुम सभी कुछ हो, मुसलमान क्यों नहीं हो। तो वो निगेटिव माने में वो शेर है। एक साहब अभी महमूद अयाज का जिक्र होता है कर रहा था, मैं वो कह के अपनी बात अपनी जगह लूँगा कि कौन महमूद किस अयाज की बात, न कोई रम्ज़ है न राज की बात, एक ही सब का बस तमाशा है, तेरी शोहरत है तेरे नाज की बात, जितना रुतबा था उतनी आगे सफ, कौन कहता है थी नमाज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद।